बहुत गंभीर दिल्ली विश्वविद्यालय के हालात हैं। यहाँ बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बजट जो है यहाँ का वाइस चांसलर और जो है उनके जो चापलूस हैं वाइस चांसलर के प्रोफेसर, वो डकार रहे हैं। विपक्षी तो आप पे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि एनएसयूआई ने तो इन्फ्लुएंसरों को टिकट देती है। हमेशा जो है कैंपस में रहे, चाहे वो कैसे भी मुद्दे हों, उनको उठाने का प्रयास किया। एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने की जब बारी आई तो उस पे भी जो है वो लड़े। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है बैकडोर से जो है प्रोफेसर बनाया जा रहा है। उस छात्र मूवमेंट से बड़े बड़े नेता बन के निकले हैं, वो भविष्य में मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने और बड़े बड़े जो हैं पदों पे रहें। लेकिन दो आपके प्रदेश से आते हैं, तो ये चुनौती को आप कैसे देखते हैं और क्या मुश्किलें आ रही हैं, कैसे सामना कर पा रहे हैं? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। क्लासरूम के अंदर जो है प्रोजेक्टर नहीं है पढ़ाने के लिए, थोड़ा आधुनिक है तो प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, वो नहीं है। क्लासरूम के अंदर पंखे जो हैं, जो कि राजस्थान की भी बड़ी समस्या है, दिल्ली की भी वही समस्याएं हैं। कब बच्चों पे पंखे गिर जाएं, कब जो है यहाँ की बिल्डिंग नीचे गिर जाए, कोई जो है व्यवस्था नहीं है। एक विशेष विचारधारा सावरकर की हो, चाहे गोडसे की हो, चाहे मनुवाद की ऊपर भी बात करें हम लोग, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। विशेष लोगों के साथ टाई अप करके और एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, उस पे भी जो है हमारे कैंडिडेट्स ने जो है रोकने का प्रयास किया। देखो, हर जाति धर्म से ऊपर शिक्षा के इंस्टीट्यूशन को ऊपर रखना चाहिए, इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धरातल से जुड़ा एक नौजवान जयपुर से दिल्ली आता है मारवाड़ की बेटी के साथ उसका सहयोगी बनने के लिए, भाई बनने के लिए, एनएसयूआई डीयू इलेक्शन में उसका साथ देने के लिए। एक नौजवान जो धरातल के हर मुद्दे पर जयपुर की सड़कों पर लड़ता आपने खूब देखा होगा। आज हमारे साथ विनोद जाखड़ हैं, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में मौका पहली बार मिल रहा है, लेकिन आपके किस्से बहुत सुने हैं, आपका संघर्ष बहुत देखा है हमने। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं विनोद भाई दिल्ली की राजनीति, छात्र राजनीति, क्योंकि आप भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और जयपुर राजस्थान की राजनीति? देखिए, बात हम दिल्ली चुनाव की करें, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव यहाँ मजबूती से लड़े जा रहे हैं। एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और पहली बार इतिहास के अंदर एनएसयूआई ने जो हैं 2 टिकट राजस्थान से दिए हैं। जोसलीन हमारी अध्यक्ष की कैंडिडेट है, उसको जो कि राजस्थान से आती है। हमारे राहुल झांसला जो कि वो भी राजस्थान से आते हैं, हमारे कबीर भाई हैं। हमारे सारे कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब ने यहाँ पे काम किया है, मेहनत की है। बडाना जी हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं और हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद का हमारे यहाँ चुनाव जीता था। लोकेश हमारे यहाँ, रौनक के साथ लोकेश भी हमारी जीत हासिल की थी। तो उन्होंने मुद्दों पे काम किया, तो उनके कार्यों का इन्फ्लुएंस आज पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आज जिस भी कॉलेज कैंपस में हम लोग जाते हैं तो उनको पता है कि जो हमने वादे किए थे उनको हमने फुलफ़िल करने का काम किया। और चूँकि हम राजस्थान से आते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि राजस्थान के 2 लोगों को जो है टिकट मिला है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम इतिहास में जो है बड़ा नाम दर्ज कराएं, और मौका मिला है इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और मजबूती से जो है हम हमारे कैंडिडेट्स के साथ में खड़े हुए। आपने एक शब्द का जिक्र किया, इन्फ्लुएंस, कि आपके जो पूर्ववर्ती छात्र नेता थे जो अध्यक्ष पद पे रहे, 2 कैंडिडेट आपके जीते, लेकिन विपक्षी तो आप पे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि एनएसयूआई ने तो इन्फ्लुएंसरों को टिकट देती है। जो सोशल मीडिया पे जिसकी रील ज़्यादा चल रही थी, जिसका क्रिएटर अच्छा था, उसे टिकट देती है। देखिए, आधुनिक ज़माना है, सोशल मीडिया पे कौन नहीं है आजकल? कहाँ जो है सोशल मीडिया नहीं है? गांव देहात में भी आजकल सोशल मीडिया को देखते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी आज सोशल मीडिया को देखते हैं। तो सोशल मीडिया तो एक आवश्यक चीज़ बन गई है, राजनीति का पार्ट हो गया है। और ये अच्छी चीज़ है ना, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी चीज़ है। मैं तो कहूँगा कि पहले बैलेट पोस्टर्स के लिए जो है कागज़ बनता था, कागज़ से पेड करते थे। जब भी हम कैंपेन के लिए क्लासरूम में जाते थे, बातचीत करते थे और वो पर्चियाँ देते थे, तो बच्चे सवाल करते थे कि आपको पता है कि इस पेपर की वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब सोशल मीडिया आ गया, आप उस पर सब कुछ देख सकते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, आधुनिक दौर है, तो क्या गलत है? वो तो विपक्ष वाले काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो सोशल मीडिया पे नहीं है,
वो तो कितना पैसा उन्होंने तो जो है मोदी जी ने सोशल मीडिया पे खर्च किया है। हर अरबों का जो है उनका मंथ का बजट है मोदी जी की गवर्नमेंट का। एबीवीपी खुद कितना पैसा लगा रही है सोशल मीडिया पे। ये तो सब झूठी बातें हैं और केवल एक उनके पास कोई और मुद्दा है नहीं, उनके पास कोई बात है नहीं, उन्होंने अभी तक कहीं कोई काम किया नहीं, तो उनके पास ले दे के ये एक बात है कि इन्फ्लुएंसर को टिकट दिया। तो इन्फ्लुएंसर होना गलत बात थोड़ी है, है ना। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो समाज को प्रभावित करता है, युवाओं को प्रभावित करता है, लोगों को प्रभावित करता है, जिसके अंदर कोई कला है वो कला दिखा के अगर प्रदर्शित कर रहा है, कोई गलत तरीके से तो प्रदर्शित कर नहीं रहा, उसमें उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो अच्छी बात है, उनको मौका मिला है। बिल्कुल। हम ज़मीन पर बैठकर इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप ज़मीन से निकले हुए हैं, आप उस गहराई को भी जानते हैं, उस पिछड़े वर्ग के दर्द को भी जानते हैं, छात्र की पीड़ा भी समझते हैं। आप जयपुर से यहाँ राजधानी के छात्रों के बीच जब आए, आपने क्या मुख्य समस्या देखी अपने वर्ग के लिए, छात्र वर्ग के लिए विशेषकर, कि क्या दिल्ली में अभी तक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं? कौन सी ऐसी? देखिए, राजस्थान और दिल्ली में जो है बेहद फ़र्क है, क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट थोड़ा एडवांस है, थोड़ा जागरूक भी है और समझदार भी है। क्योंकि पूरे देश का बच्चा यहाँ पढ़ता है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अन्य भाषाओं के बच्चे एक साथ मिलजुल के यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एकता है, ये अच्छी चीज़ है, जागरूकता के साथ साथ एकता है। लेकिन कैंपस की अगर हम लोग समस्याएं देखें तो सबसे बड़ी अगर जो समस्याएं आ रही हैं वो है शिक्षा का राजनीतिकरण। शिक्षा का जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस में, जो है कहीं पे भी हमारा ये मानना है कि इंस्टीट्यूशंस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है बैकडोर से जो है प्रोफेसर बनाया जा रहा है। उनके पास सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है, केवल इसलिए जो है उनको प्रोफेसर बनाया जा रहा है कि वो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है। तो मुख्य समस्या ये है, इससे जो है आज दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षा का स्तर कमज़ोर होता गया है। यहाँ का जो प्रोफेसर लॉबी है वो भी पूरी तरीके से राजनीतिक इन्वॉल्व हो गया है। जब गुरु राजनीति में इन्वॉल्व हो जाए या एक विशेष विचारधारा को जो है बच्चों के ऊपर थोपने का काम करेगा, तो आप समझिए कि छात्र जो है किस ओर जाएगा। वो पढ़ाने से ज़्यादा केवल बच्चों को जो है आरएसएस का गायन, आरएसएस की उपलब्धियां, मोदी जी की उपलब्धियां, ये सब गिनाने का काम किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए खतरा है वो आरएसएस, एबीवीपी और इनकी जो विचारधारा छात्रों पे ज़बरदस्ती थोपी जा रही है, ये है। साथ ही कैंपस की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, यहाँ की महिला सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे बहुत सारे जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कैंपस में अनावश्यक जो हैं गतिविधियाँ बाहरी लोगों की होती हैं, तो ये छात्राओं का भी जो है हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेशन से जो है उनका जो है शिकायत रहती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। क्लासरूम के अंदर जो है प्रोजेक्टर नहीं है पढ़ाने के लिए, थोड़ा आधुनिक है तो प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, वो नहीं है। क्लासरूम के अंदर पंखे जो हैं, जो कि राजस्थान की भी बड़ी समस्या है, दिल्ली की भी वही समस्याएं हैं। कब बच्चों पे पंखे गिर जाएं, कब जो है यहाँ की बिल्डिंग नीचे गिर जाए, कोई जो है व्यवस्था नहीं है। बहुत गंभीर दिल्ली विश्वविद्यालय के हालात हैं। यहाँ बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बजट जो है यहाँ का वाइस चांसलर और जो है उनके जो चापलूस हैं वाइस चांसलर के प्रोफेसर, वो डकार रहे हैं। हॉस्टल्स की बुरी हालत है, मेस की बुरी हालत है, एकदम घटिया क्वालिटी का खाना जो है बच्चों को परोसा जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है एनएसयूआई अपने मैनिफेस्टो में भी लेके आई है। उन्होंने लड़कियों के लिए एक वादा भी किया है कि मासिक माहवारी जो होती है उसमें 12 दिन का बच्चों को अवकाश मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बहुत पेन में होती हैं। हमारी एक उंगली कटती है तो कितना ब्लड जो है बाहर निकलता है और उस पर कितना दर्द होता है। तो जब बच्चियाँ इस दर्द से गुजरती हैं तो एनएसयूआई ने मांग की है कि भाई उनको जो है माहवारी के टाइम जो है
उनको छुट्टियां दी जाएं, तो बहुत सारी हमारी मैनिफेस्टो की मांगे हैं जिनको हम फुलफ़िल करने का प्रयास भी करेंगे। मैं जब दिल्ली आया और डीयू के इस इलेक्शन को मैं संयोग से पहली बार दिल्ली में इलेक्शन कवर करने के लिए आया बोल हिंदुस्तान के माध्यम से, तो मैंने देखा कि बड़ी कॉलेज होंगी, बड़े बड़े इंफ्रा होंगे, लेकिन जयपुर से भी बदतर हालत मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के देखे हैं। यहाँ छात्रों की एक विशेष समस्या रहती है कि जयपुर राजधानी के छात्रों को मैंने कवर किया है वहाँ के, लेकिन यहाँ कहते हैं कि छात्र नेता चुनावों के वक्त आते हैं सिर्फ। हमारे मुद्दे हैं, हमारी समस्याएं हैं, कैसे हमारे क्लासरूम हैं, कैसे हमारे ग्राउंड है, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर बात करते हैं कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, तमाम संगठन। लेकिन चुनाव होने के बाद वो हमारे बीच नहीं आते। तो एनएसयूआई क्या, जैसे रौनक का कार्यकाल बहुत चर्चाओं में रहा, रौनक ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो इतिहास में पहली बार हुए, तो एनएसयूआई अब की बार क्या नया कुछ? देखिए, बिल्कुल चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे हमारे दोनों कैंडिडेट जो जीते वो हमेशा जो है कैंपस में रहे, चाहे वो कैसे भी मुद्दे हों, उनको उठाने का प्रयास किया। एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने की जब बारी आई तो उस पे भी जो है वो लड़े। जब दिल्ली विश्वविद्यालय का जो है विशेष लोगों के साथ टाई अप करके और एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, उस पे भी जो है हमारे कैंडिडेट्स ने जो है रोकने का प्रयास किया। एक विशेष विचारधारा सावरकर की हो, चाहे गोडसे की हो, चाहे मनुवाद के ऊपर भी बात करें हम लोग, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। देखो, हर जाति धर्म से ऊपर शिक्षा के इंस्टीट्यूशन को ऊपर रखना चाहिए, इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बेसिक स्टूडेंट्स के लिए होती है, उनकी समस्याओं के लिए होती है। प्रशासन अगर जो है तानाशाही करता है, प्रशासन जो है बच्चों को कुछ नहीं समझता है, उन पे हावी होता है, ऐसे में छात्र संघ जो है आगे आके उनकी आवाज़ बनता है, उनकी लड़ाई लड़ता है। तो ये सारी चीज़ें छात्र संघ की जिम्मेदारी होती है। और मैं तो कहूँगा, संगठन हमारा हो या अन्य कोई हो, जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको कैंपस में रहना चाहिए, बच्चों की मदद करनी चाहिए। ये अति आवश्यक है, क्योंकि बच्चे आपको पूरे विश्वास से वोट देते हैं। उनका विधानसभा और लोकसभा में बाद में वोट लगता है। पहला वोट वो जब 12th पास करके आते हैं, 17-18 साल के होते हैं, तो उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बाद में बनता है। पहले आपका कॉलेज आईडी कार्ड बनता है, और उस वोट का अधिकार जो है, अब वो जो बच्चा होता है वो पहला अपने मत का अधिकार का जो प्रयोग जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में करता है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत विश्वास से आपको वोट देता है। तो जो भी हमारे छात्र नेता हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप उन पे जो है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करें। जैसे छात्र राजनीति की बात करें तो छात्रों के मुद्दे तो होते हैं। क्या विनोद भाई, आप ये देखते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो हर छात्र जागरूक भी है, क्या लोगों से जब मिल रहे हैं, छात्रों से जब मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वो समझ बना पा रहे हैं और उनसे जुड़े हुए संगठनों को वो प्रमोट कर रहे हैं? देश के अंदर चाहे वो आज़ादी का मूवमेंट हो, चाहे आज़ादी के बाद कोई मूवमेंट हो, सारे मूवमेंट छात्रों ने खड़े किए हैं, बड़े मूवमेंट। और उस छात्र मूवमेंट से बड़े बड़े नेता बन के निकले हैं। वो भविष्य में मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, और बड़े बड़े जो हैं पदों पे रहें। देश के मुद्दों पे अगर छात्र नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नेपाल के अंदर जो है छात्रों ने सरकार गिरा दी, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार ज़बरदस्त हो रहा था, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। तो हम ये बड़ी सीख ले सकते हैं, देश के मुद्दों पे नौजवान नहीं जागेगा तो कौन जागेगा? नौजवान नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? छात्र नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? सब कुछ कॉलेजों में तो है, सब कुछ विश्वविद्यालयों में ही तो है, यहीं से सब निकलते हैं। आज आप और हम ज्ञान अर्जित करेंगे तभी तो सरकार से सवाल पूछेंगे, और सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार को भी समझ में आएगा कि जो हमारे सामने खड़े हैं ये जागरूक लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे छात्र होंगे वैसी सरकार होगी। तो बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों में जो है दिल्ली के, क्योंकि राजधानी है, यहाँ के छात्रों की समझ है। जेएनयू जैसा बड़ा विश्वविद्यालय, दिल्ली जैसा बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ है, जहाँ पूरे देश की निगाहें होती हैं, और बड़े बड़े मुद्दे ये यहाँ दिल्ली राजधानी में उठाते हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर उन मुद्दों को जो है एनएसयूआई जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है और मजबूती से उठाने का प्रयास भी करती है। जैसे एनएसयूआई ने टिकट की घोषणा की, जोसलिन चौधरी का नाम सामने आया, तो बागी उम्मीदवार तैयार हो गए, चाहे वो उमांशी लांबा हो, चाहे वो गोपाल चौधरी हो। ये कह रहे हैं कि हमने भी संगठन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ संगठन को दिया है। जब संगठन को देने की बारी आई तो हमें दरकिनार कर दिया गया। एक इन्फ्लुएंसर को ले आए, पैसों में टिकट बढ़ गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं पर उन्होंने आरोप भी लगाए। तो क्या ये खींच होती है या वाकई में ऐसा कुछ? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और
जाहिर सी बात है कि 4 पद हैं, 4 ही टिकट बांटे जाएंगे। प्रयास सब करते हैं, एक पोस्ट के अंदर 4-4 व्यक्ति जो हैं टिकट मांगते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 लोग टिकट मांगते हैं। तो जो मेहनती होता है, जो समीकरण के अंदर भी आता है, देखिए राजनीति में समीकरण भी होते हैं, जो उन समीकरण के अंदर फिट बैठता है, क्योंकि हर वर्ग को चुनाव लड़ाना होता है। मानसी हमारी कैंडिडेट थी, गोपाल भी हमारे कैंडिडेट था, लेकिन वो बागी होके जो है चुनाव लड़ रही है। अगर वो संगठन के साथ खड़ी होती, धैर्य रखती, तो संगठन उसको आगे मौका देता या कहीं और उसको जिम्मेदारी देता, ताकि वो अपनी राजनीति को और सुचारू रूप से चला पाती। संगठन में केवल आप राजनीति या चुनाव लड़ने के महत्वाकांक्षा से अगर काम कर रहे हो तो फिर वो निजी महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा सबकी होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि संगठन की जिम्मेदारी पहली होती है, बाद में आपकी जो है जिम्मेदारी दूसरी चुनाव लड़ने की आती है। संगठन ने कुछ सोच समझ के टिकट दिया है, तो आपको संगठन के साथ खड़ा होना चाहिए था और संगठन के साथ आप वोट मांगते। मैं कहता हूँ आपके संघर्ष को संगठन देखता और आगे कहीं ना कहीं मौका देता। और राजनीति के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो है धैर्य। धैर्य ही आपको आगे लेके जाता है। आज आपकी 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, एक जोसलिन के साथ आप खाना खाते हुए और एक गोपाल के साथ बातचीत करते हुए कैंपस में। दोनों तस्वीरों के क्या मायने हैं? क्योंकि जोसलिन तो आपकी कैंडिडेट, निसंदेह आपने कोई रणनीति की बातचीत की होगी, लेकिन गोपाल से क्या बातचीत हुई? उन्होंने भी विद्रोही रूप रखा है कि भाई मेरे नाराज़गी जाहिर की है, क्या बातचीत? नाराज़गी स्वाभाविक है। जब आप मेहनत करते हो, किसी पद के लिए करते हो और आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो नाराज़गी स्वाभाविक है। लेकिन स्वभाव के विपरीत आप धैर्य रख के आप काम करते हैं तो आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। गोपाल बाड़मेर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। चूँकि मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं दिल्ली राजधानी का NSUI का प्रभारी रहा हूँ। उस समय से वो जब यहाँ पढ़ने आए थे तब से मेरे से जुड़े हुए हैं। हमने उनसे बातचीत करी, हालांकि वो पॉजिटिव है, संगठन के साथ में है, ईमानदारी से काम कर रहा है और उन्होंने कहा है कि हम संगठन को कहाँ ताकत दे सकते हैं, हमें आप जिम्मेदारी दीजिए। संगठन ने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी, चूँकि राजस्थान से आता है, कि आप सबसे बातचीत करिए। गोपाल एक होनहार, ईमानदार और एक दूरदर्शी व्यक्ति है। मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में आगे जाएगा, मेहनत करेगा और हम जो है उसके साथ में खड़े हैं और धैर्य रखा है उसने, संगठन का साथ दिया है, तो भविष्य में कहीं ना कहीं उसको अच्छी जगह मिलेगी। NSUI दिल्ली ने 2 टिकटें राजस्थान को दी हैं, आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ कि दोनों के लिए आपको बड़ी मेहनत, वैसे तो चारों को पार्टी संगठन के लिए करनी है, लेकिन 2 आपके प्रदेश से आते हैं, तो ये चुनौती को आप कैसे देखते हैं और क्या मुश्किलें आ रही हैं, कैसे सामना कर पा रहे हैं? देखिए, चारों कैंडिडेट मेरे लिए बराबर हैं। मैं किसी एक कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांग रहा। अपना तो अपना होता है ना, थोड़ा अपना अपना होता है, लेकिन सब अगर हम सबको गले लगाएंगे, उनको पीछे छोड़ देंगे तो फिर कैसा संगठन? फिर संगठन की जो बात है, जो संगठन की बुनियादी हकीकत है, वो पीछे रह जाएगी। फिर संगठन कैसा? हमने अपने को गले लगा दिया, गैरों को मार दिया। वो गैर नहीं है, वो हमारे अपने हैं। हम चारों के वोट मांगते हैं और ईमानदारी से मांगते हैं। हम यही चाहते हैं कि भाई चारों हमारे कैंडिडेट जीतें। राजस्थान के 2 लोगों को टिकट मिला है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है और ये अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान का स्टूडेंट यहाँ बहुत पढ़ता है और राजस्थान की तादाद भी अच्छी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी वो सक्रिय रहते हैं। तो हम जिम्मेदारी ये बनती है कि राजस्थान के जो बच्चे हैं वो उन 2 कैंडिडेट को वोट दें, ये तो समझ में आता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी दुगनी तब हो जाती है कि मैं वो सारे वोट हमारे 2 अन्य साथी जो बाकी पोस्टों पे चुनाव लड़ रहे हैं उनको दिला पाऊँ। मेरे लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजस्थान के नाम पे तो जो है राजस्थान के स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि हमें हमारे कैंडिडेट को वोट देना है, लेकिन मेरी ये जो मेहनत है ये बाकी 2 कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा है। वो वोट हम इनको कैसे पोल करा सकते हैं? बिल्कुल, आपने समय दिया कीमती। रात के करीब 10-11 बजे हैं। विनोद जाखड़ डोर टू डोर बच्चों के बीच जा रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, और मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि ये धरती से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। कितनी बखूबी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। जिन सवालों के जवाब नहीं होते, उन जवाबों
को भी कितना अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। ये इनकी कला है, यही इन्होंने संगठन से सीखा है और यही संगठन में लोगों को सिखाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ड्यू छात्र संघ इलेक्शन 2025 को लेकर हम लगातार ग्राउंड पर हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्र नेताओं से बात कर रहे हैं, संगठनों से बात कर रहे हैं और संगठन के तमाम उन नेताओं से बात कर रहे हैं जिनसे आपके हिस्से से सवाल किए जा सके। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।